केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को दिलाया खेत बचाने का संकल्प, किसानों से की खाद के संतुलित प्रयोग की अपील। खेत बचाओ अभियान का हरियाणा के रेवाड़ी में समापन। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया न्यूमेटिक प्लांटर मशीन का अवलोकन, कम लागत में होगी बेहतर पैदावार। और देश में जल्द शुरू होगा ग्रीन यूरिया का उत्पादन, आंध्र प्रदेश में बनेगा पहला प्लांट। धान, तिलहन और गन्ने की फसलों पर परीक्षण जारी। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए हम जरूरी खबरों के साथ खेती की सिकंदर में शानदार प्रोडक्ट कहानी के अलावा इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं, कहां तेजी देखने को मिल रही है और कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर डाल लेते हैं एनसीडीएक्स हाजिर भाव पर। और अब एक नजर सप्ताह भर की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा में रेवाड़ी जिले के बावल में खेत बचाओ अभियान का समापन किया। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि असंतुलित एवं अत्यधिक मात्रा में खाद और कीटनाशकों के उपयोग से हमारी माटी का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब हो रहा है, इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतनी ही खाद का उपयोग करें। इस खास मौके पर उन्होंने न्यूमेटिक प्लांटर मशीन का अवलोकन किया। ये आधुनिक कृषि मशीन समान दूरी पर बीज की बुआई सुनिश्चित करती है और खाद को बीज के ऊपर नहीं बल्कि उसके बगल में डालती है, जिससे बेहतर अंकुरण होता है। खेती को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब देश में ग्रीन यूरिया के उत्पादन को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। ग्रीन यूरिया परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश के पुडिमदाका में प्रतिदिन 150 टन क्षमता वाला देश का पहला पायलट ग्रीन यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना को एनटीपीसी की अनुसंधान एवं विकास इकाई नेट्रा विकसित करेगी। उर्वरक मंत्रालय का उद्देश्य किसानों को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल उर्वरक उपलब्ध कराना, यूरिया आयात पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ ऊर्जा आधारित उत्पादन को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार ने 2026-27 रबी मार्केटिंग सीजन में गेहूं खरीद 35.76 मिलियन टन के साथ समाप्त कर दी है। ये संशोधित लक्ष्य 34.60 मिलियन टन से अधिक है। ये पिछले 5 वर्ष में पहली बार लक्ष्य से ज्यादा खरीद है, जो पिछले साल की तुलना में 19.4% अधिक है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2.71 मिलियन टन गेहूं की खरीदी की गई। मंडियों में कुल 43.28 मिलियन टन गेहूं आया, जिसमें से 82% से ज्यादा सरकार ने खरीदा। इस सीजन में सरकार की मजबूत खरीद से किसानों को बेहतर भाव मिला है। देश में कृषि क्षेत्र तेजी से डिजिटल तकनीक को अपनाते हुए आधुनिक स्वरूप की ओर बढ़ रहा है। इसी दिशा में किसान सारथी किसानों के लिए एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। जुलाई 2021 में शुरू किया गया ये देश का सबसे बड़ा एकीकृत डिजिटल कृषि परामर्श मंच है, जिसका उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां, योजनाएं और विशेषज्ञ सलाह एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। महाराष्ट्र के किसानों के लिए तकनीक एक बड़ा सहारा बनकर उभरी है। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र सरकार के एआई आधारित प्लेटफॉर्म महाविस्तार एआई पर अकेले नागपुर जिले के लगभग 1.06 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है। इस ऐप को 21 मई 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना यानी POCRA के सहयोग से लॉन्च किया था। ये ऐप एक ही जगह पर मौसम पूर्वानुमान, फसल सलाह, बाजार की जानकारी और सरकारी सेवाओं को उपलब्ध कराता है। देश के किसान आर्थिक रूप से सशक्त बने, फसल पर अच्छी कीमत मिल सके ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।
आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आने के बाद आपको पूरी जानकारी देंगे। जहां मेहनत और विज्ञान साथ चलते हैं, वहीं सीपीडीओ चंडीगढ़ भारत की ग्रामीण पोल्ट्री का भविष्य। टीकाकरण, संतुलित आहार और प्रशिक्षण से मुर्गियां होती हैं स्वस्थ और उत्पादक। सवाल का जवाब तुरंत, एक्सपर्ट की राय भरोसे के साथ। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 इस रविवार 5 जुलाई रात 8:30 बजे और सोमवार 6 जुलाई दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। केंद्र सरकार किसान उत्पादक संगठनों को और उसके जरिए किसानों को लगातार मजबूत बना रही है। साथ ही कई तरीकों से बाजार की चुनौतियों का सामना करना सिखाया जा रहा है। आज मंडी.com की रिपोर्ट में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये एफपीओ छोटे किसानों को बड़ी ताकत देने वाले हैं। ये छोटे किसानों को मार्केट में बड़ी फोर्स बनाने के माध्यम है। बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था को छोटा किसान कैसे अपने पक्ष में खड़ा कर सकता है, कैसे बाजार की ताकत को चुनौती दे सकता है, ये उसका अभियान है। कुछ बुनियादी सुविधाएं जैसे सरकार की ओर से कुछ एफपीओ को आर्थिक सहायता, लोन गारंटी और मार्केट लिंकेज जैसी कई सहायताएं दी जा रही हैं। सिर्फ इतने से ही काम नहीं चल सकता है। यही वजह है कि सरकार की ओर से इसके अलावा कई और योजनाएं चलाई जा रही हैं जो एफपीओ के लिए फायदेमंद हैं। अगर इन योजनाओं का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो आमदनी में इजाफा हो सकता है। इन योजनाओं की जानकारी देश के एफपीओ और इनसे जुड़े किसानों को होना बहुत जरूरी है। इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं में एक का नाम है AIF यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके तहत कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। एफपीओ के लिए काफ़ी सरकार अलग अलग माध्यम से स्कीम चला रही है, पर जिसमें मुख्य रूप से जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 2020 में, वो एफपीओ के लिए काफ़ी अच्छा फंड है, जिसके तहत एफपीओ प्रोसेसिंग यूनिट बना सकती है, कुछ कोल्ड स्टोरेज उसमें बना सकती है, गोडाउन के लिए अप्लाई कर सकती है, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैक हाउस, इस तरह के तमाम चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो हैं वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से एफपीओ आसानी से उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एफपीओ को ब्याज में छूट और क्रेडिट गारंटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। यह एक बहुत अच्छा फंड है जिसकी मदद से एफपीओ बाजार में अपनी पकड़ बना सकता है, किसानों को उनकी उपज पर बेहतर मूल्य दिलाने में मदद कर सकता है। यह योजना किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने, फसल के बाद के नुकसान को कम करने और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आय बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक इस योजना के तहत
हजारों प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुके हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 2 करोड़ तक के 3% ब्याज पे सुविधा उपलब्ध है और ये अधिकतम 7 वर्ष के लिए लाभ ले सकता है किसान और एफपीओ एंड 2 करोड़ का क्रेडिट गारंटी भी इसमें उपलब्ध है और साथ साथ अगर कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें कोलेट्रल की भी आवश्यकता नहीं होती सर, तो ये एक अच्छा फंड है जिसके तहत काफ़ी तेज़ी से एफपीओ अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने का भी काम कर सकते हैं। एफपीओ और किसानों के लिए अच्छे गोदाम गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। इसके कई फायदे हैं, खासकर उपज के वक्त जब कीमत कम होती है तब दबाव में आकर बेचने की जगह किसान गोदाम में फसल का सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। WDRA के दिशा निर्देशों के तहत देश भर में कई एफपीओ के पास भी अच्छे गोदाम की सुविधाएं हैं, जिसका फायदा आसपास के किसान उठा रहे हैं। किसानों को गोदाम में रखे फसल पर वेयर हाउस रसीद मिल जाती है, जिस पर आसानी से लोन मिल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि वेयर हाउस रिसिप्ट एफपीओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वित्तीय और विपणन उपकरण है और यह सिर्फ जो है भंडारण के लिए सुविधा नहीं प्रदान करता, उसके साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करता है, जिसमें ऋण सुविधा है, बेहतर मूल्य प्राप्ति है या और साथ साथ संगठित बाजार तक पहुंचने का भी सुनिश्चित इस वेयर हाउस रिसिप्ट के माध्यम से किया जाता है। और ये जो प्रणाली है WHR प्रणाली, इसको WDRA प्रमाणित करता है, जिससे बाजार में आपका जब प्रोडक्ट जाता है तो उसकी गुणवत्ता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं होता, क्योंकि WDR प्रणाली के माध्यम से इसको उसकी गुणवत्ता का प्रमाणीकरण भी किया जाता है। गोदाम में रखे अनाज पर लोन लेने की सुविधा के अलावा भी कभी कभी किसान को अतिरिक्त फंड की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे वक्त में काम आता है किसान क्रेडिट कार्ड। इसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आसान, सस्ता और समय पर ऋण उपलब्ध कराना है। आमतौर पर किसानों को कम ब्याज पर लोन मिल जाता है और उस पर पीएम फसल बीमा योजना का लाभ भी मिल जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड में किसानों की सुविधा के लिए समय समय पर बदलाव भी किए जाते हैं ताकि उन्हें ज्यादा फायदा मिल सके। केंद्र सरकार इस मामले में गंभीरता से काम कर रही है। किसान क्रेडिट कार्ड हर किसान के पास पहुंचना चाहिए। जिन किसानों के पास अब तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, अभियान चला के हम किसान क्रेडिट कार्ड उनके बनाएंगे और आज भी आवेदन अगर आए होंगे तो उस पर सकारात्मक फैसला भारत की सरकार करेगी ताकि हर किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड हो। अलग जो माध्यम है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, तो किसान क्रेडिट कार्ड पहले जो है क्रॉप लोन के ऊपर ज़्यादा फोकस होता था। आजकल क्या हो गया है, किसान क्रेडिट सरकार ने उसको विविधता लेके आए, तो आप किसी भी इसके लिए किसान क्रेडिट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसमें डेयरी केसीसी है, हॉर्टिकल्चर के लिए है, आप अन्य सेक्टर्स जितने भी हैं उन सब सेक्टर्स के लिए भी आप डेयरी केसीसी के माध्यम से, इस किसान क्रेडिट के माध्यम से आप बैंक के थ्रू अपने किसानों और एफपीओ को फायदा पहुंचा सकते हैं। अब तक हमने बताया कि कैसे कुछ योजनाएं किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि वो कौन सी योजनाएं और तौर तरीके हैं जो किसानों के लिए लाभदायक हैं। बात करेंगे डबलिंग फार्मिंग इनकम। खेती को स्मार्ट बनाना है तो युवाओं को उद्यमी बनाना होगा। इस पर विश्वविद्यालय कैसे काम? जैसे नए नए तरीके, जैसे रेशम पालन है, कुक्कुट पालन है, मधुमक्खी पालन है, इन सब पर सीधे प्रोजेक्ट देते हैं। अनाज लगाते हो तो अनाज से आप मतलब वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट ला सकते हो। आपकी आमदनी कितनी? मेरे अभी तो 50 लाख है। तो मैंने केवीके में एक ट्रेनिंग लिया था। महाराष्ट्र से देखिए डबलिंग फार्मिंग इनकम पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 6 जुलाई सोमवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद मंडी.com में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आगे आपको बताएंगे कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के कारगर तरीके क्या-क्या हैं। एक किसान उत्पादक संगठन को किसानों के समूह से एक सफल और लाभदायक कंपनी में बदलने के लिए सही ट्रेनिंग बेहद महत्वपूर्ण है। बिना उपयुक्त प्रशिक्षण के अधिकांश एफपीओ प्रबंधन और मार्केटिंग की समझ की कमी के कारण संघर्ष करते हैं। एफपीओ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यवसाय और वित्तीय प्रबंधन, बाजार से जुड़ाव और ट्रेडिंग, मूल्य संवर्धन आदि की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एफपीओ के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ एफपीओ जो प्रोडक्ट डेवलप कर रही हैं, उन प्रोडक्ट को मार्केट में उसकी पहचान बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस प्रोडक्ट को बनाने में एफपीओ को मेहनत लगती है। इसके लिए सरकार काफ़ी सजग है और सरकार ने इसके लिए जो है अलग अलग जगहों पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर एग्जीबिशंस का भी आयोजन सरकार के माध्यम से किया जाता है और उस एग्जीबिशन में आप अपने एफपीओ के प्रोडक्ट को आप डिस्प्ले कर सकते हैं, वहाँ से आप सेल कर सकते हैं। वो सुविधा सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त, सफल और आत्मनिर्भर बनाने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाबार्ड केवल वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एफपीओज की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देता है ताकि किसानों का समूह लाभदायक व्यावसायिक उद्यम चला सके। एफपीओ को पेशेवर, प्रतिस्पर्धी और लाभदायक कंपनी में बदलने के लिए नाबार्ड बायर सेलर मीट का आयोजन करवाती है। सरकार के माध्यम से स्पेशली नाबार्ड उसमें काफी एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, जिसके बायर सेलर मीट भी अलग अलग जगहों पे आयोजन किया जाता है। नेशनल लेवल पे भी बायर सेलर मीट होते हैं, प्रदेश स्तर पर भी होते हैं और जिला स्तर पर भी होते हैं। तो अलग अलग लेवल पे जो बायर सेलर मीट होती है उसमें अगर एफपीओ भाग लेता है तो एफपीओ के लिए राष्ट्रीय स्तर के जो बायर्स हैं उन कंपनियों के साथ मिलने का, चर्चा करने का अवसर प्राप्त होता है और अपने हिसाब से उसमें नेगोशिएशन आप उनके साथ कर सकते हैं और एक अपने ईयरली कॉन्ट्रैक्ट के रूप में उनके साथ काम कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में लगातार हो रहे नवाचारों को किसानों तक पहुंचाने में एफपीओ पुल की तरह काम करते हैं। देश के कृषि विज्ञान केंद्रों और अनुसंधान संस्थानों में विकसित होने वाले उन्नत बीज, वैज्ञानिक तकनीकें और मौसम की सटीक जानकारी अकेले एक किसान के लिए पाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन एफपीओ के माध्यम से ये सभी आधुनिक तकनीकें और महंगी मशीनरी सामूहिक रूप से हर छोटे किसान के खेत तक आसानी से पहुंच जाती है। कृषि क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। आज हमारा देश एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही नहीं, एक ऐसा फार्मिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं जो सस्टेनेबल भी हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो और फ्यूचर रेडी भी हो। और इसलिए पूरे भारत में साइंटिफिक एग्रीकल्चर को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है। एफपीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसान जो है एफपीओ के माध्यम से नया नवाचार के से उरूबरू हो सकता है। इसमें भारत सरकार के माध्यम से अलग अलग जगहों पर कृषि विज्ञान केंद्र की भी स्थापना की है और अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट काम करते हैं, पर सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट और कृषि विज्ञान केंद्र तक सभी किसानों की पहुंच नहीं होती। एफपीओ एक ऐसा माध्यम है कि जो एफपीओ उनको, उनके एफपीओ किसानों को आसानी से उनकी पहुंच बना सकता है। एफपीओ के लिए वैल्यू एडिशन बेहद जरूरी है क्योंकि यह कच्चे कृषि उत्पादों को प्रसंस्कृत कर किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कई फायदे हैं, जिनमें उत्पादों की भंडारण अवधि का बढ़ना शामिल है,
जिससे फसल के खराब होने का जोखिम काफी कम हो जाता है। इसके अलावा एफपीओ खुद की ब्रांडिंग कर सकते हैं, जिससे मुनाफा सीधे किसानों के हाथों में पहुंचता है। वर्तमान में एफपीओ क्या करता है कि जो फसल उपज है उसको डायरेक्ट सेल करता है, पर किसी भी प्रकार का वैल्यू एडिशन के ऊपर काम नहीं करता। अगर वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डेवलप कर लेता है, प्रोसेस प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाते हैं, तो उनको दाम का में भी वृद्धि होगी, उनको मुनाफा भी ज़्यादा होगा। और इसके लिए क्या है कि जैसे प्याज का भंडारण काफ़ी मुश्किल होता है, वो बहुत लॉसेस जाते हैं प्याज में। पर प्याज को अगर डायरेक्ट बेचने में भंडारण की भी समस्या होती है, परंतु अगर वो उसका प्रोसेसिंग कर लेते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आसानी से उसके उपज को प्रोसेस करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके वो आप उसको एफपीओ जो है वो आसान तरीके से मार्केट में पहुंचा सकता है, और उसका मूल्य वृद्धि भी होगी और किसानों को ज्यादा से ज्यादा एफपीओ फायदा पहुंचा सकता है। कमोडिटी एक्सचेंज एफपीओ के लिए मूल्य जोखिम प्रबंधन और बेहतर बाजार पहुंच का एक सशक्त माध्यम है, जिसके कई फायदे हैं। कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए एफपीओ भविष्य की कीमतों का आकलन कर सकते हैं, जिससे उन्हें कीमत में होने वाले अचानक उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है। ये प्लेटफॉर्म किसानों को देशव्यापी बाजार से जोड़ता है, जिससे उन्हें स्थानीय मंडियों के मुकाबले अपनी उपज का सही और प्रतिस्पर्धी मूल्य मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कमोडिटी एक्सचेंज के लिए एफपीओ के लिए काफ़ी लाभदायक है, और इसके माध्यम से पुट ऑप्शन ट्रेडिंग सेलेक्ट कर सकता है किसान, और एक निश्चित प्रीमियम दे के पहले से भाव जो उसकी उपज का भाव है वो लॉक कर सकता है। और उसके बाद जब उसको बेचना होता है, उस समय अगर बाजार भाव अगर ऊपर जाता है तो वो किसी खुले बाजार में बेच सकता है, और अगर उस बाजार भाव नीचे जाता है तो एक उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, और जो भाव लॉक किया है उसी भाव में वो अपनी उपज को बेच सकता है। कृषि में नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग खेती को अधिक सटीक, उत्पादक और स्मार्ट बना रहा है। एआई आधारित सेंसर और ड्रोन तकनीक के जरिए मिट्टी की गुणवत्ता, नमी के स्तर और फसल के स्वास्थ्य की वास्तविक समय में सटीक निगरानी संभव हो पाई है। स्मार्ट मशीनें अब खरपतवार हटाने, सिंचाई को नियंत्रित करने और कटाई जैसे कार्यों को अंजाम दे रही हैं, जिससे श्रम और संसाधनों की लागत कम हो रही है। नवाचार जितना हो रहा है, आज जलवायु परिवर्तन के ऊपर काफी विषम परिस्थितियां जो देश के सामने, विश्व के सामने है, उसमें भी जो नए परिवर्तन आए हैं, जो नवाचार आए हैं, उस नवाचार को किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने का भी काम किया जा सकता है। जिससे जैसे अभी एआई के ऊपर काफ़ी काम होता है, तो काफ़ी एआई टूल्स बाजार में उपलब्ध हैं। उन एआई से लाइवस्टॉक को कैसे मजबूत किया जाए, एग्रीकल्चर में एआई का उपयोग कैसे किया जाए, जिससे किसान अपना उत्पादन भी बढ़ाएगा, उसके साथ साथ उसकी निरंतर आजीविका के लिए भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। उसमें एफपीओ ही एक ऐसा माध्यम है जो एक अच्छी भूमिका निभा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका फायदा उठाकर एफपीओ के लिए फसल पर बेहतर मूल्य हासिल करना पहले से आसान हो गया है। समय समय पर सरकार नई योजनाएं लाती है और उसमें बदलाव करती रहती है, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। इसके लिए किसानों को जागरूक बने रहने की जरूरत है। मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।